आज हम एमए प्रभात के भू-आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत संकल्पनाओं के पाठ द्वितीय का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम भू-आकृतिक विज्ञान की 4 संकल्पनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। जो 5वीं संकल्पना है उसके अंतर्गत ये माना गया है कि जैसे ही भूतल पर विभिन्न अपरदनात्मक कारक कार्यरत होते हैं, स्थल आकृतियों का एक व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न होता है। डेविस ने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि विभिन्न प्रक्रियाओं में विकसित स्थल आकृतियों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। प्रत्येक प्रक्रम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और विभिन्न अवस्थाओं में विशेष प्रकार की भू आकारों का निर्माण होता है। उनके अनुसार युवा, प्रौढ़ा और वृद्धा 3 अवस्थाएं हैं, जिसके अंत में समतल मैदान यानी पेनी प्लेन का निर्माण होता है। परंतु अनेक भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इन अवस्थाओं का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वे इस बात से सहमत हैं कि भू आकृतियों का एक व्यवस्थित और क्रमिक विकास होता है। अतः भू आकृतिक चक्र शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन भू आकृति विकास चक्रीय है और किसी भूदृश्य को आसानी से युवा, प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था में हम रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जलवायु, संरचना और प्रक्रम में भिन्नता होने पर भू आकृतिक प्रक्रियाओं में दीर्घकाल तक क्रियाशील रहने पर भी स्थल आकृतियों में भिन्नता हो सकती है। वास्तव में भू आकृतिक चक्र की संकल्पना में अवस्थाओं का संबंध किसी निश्चित अवधि से नहीं है, परंतु इसका सापेक्षिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। भू आकारों के विकास का अध्ययन संरचना, प्रक्रम और व्यवस्था के आधार पर करने के साथ इसमें भूगर्भिक इतिहास का भी विश्लेषण करना जरूरी होता है। भूगर्भिक इतिहास का विश्लेषण संरचना, प्रक्रम दोनों के अंतर्गत किया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अवस्थाओं का क्रम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यही एक तत्व है जो भू आकृतिक चक्र में बाधा उपस्थित करता है। इसी कारण ऐसे अस्थिर क्षेत्रों में कार्य करने वाले भूगर्भशास्त्रियों ने डेविस के चक्र की महत्ता को स्वीकार नहीं किया, अपितु इन्होंने चुनौती दी। यद्यपि इस संकल्पना के विषय में अनेक तथ्य हो सकते हैं, किंतु फिर भी भू आकृतिक चक्र की महत्ता अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो 6ठी संकल्पना है उसमें ये माना जाता है कि भू आकारों के विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलता होती है। किसी भी स्थलखंड पर केवल एक ही प्रक्रम सक्रिय नहीं होता, ये हम जानते हैं, बल्कि एक से अधिक प्रक्रम साथ साथ काम करते हैं। हाँ, इतना अवश्य है, किसी एक प्रभावशाली तथा प्रधान प्रक्रम की प्रधानता रहती है, जिससे अन्य प्रक्रमों पर उसका प्रभुत्व नहीं रह पाता, और वही प्रधान प्रक्रम स्थल रूपों के विकास में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेशों में यद्यपि वायु अपरदन का एक प्रधान कारक है, परंतु वर्षा होने पर बहता जल भी वहाँ सक्रिय कारक हो जाता है। इसी प्रकार स्थल रूपों का विकास केवल एक ही अपरदन चक्र का प्रतिफल न होकर विभिन्न अपरदन चक्रों के मध्य होता है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे स्थल रूप हैं जहाँ पर एक ही चक्र चल रहा है। यहाँ ये भी संभव हो सकता है कि वर्तमान चक्र के पूर्ण हो जाए, उसके कुछ समय पश्चात उसी स्थलखंड पर दूसरा चक्र शुरू हो जाए। इस प्रकार भू आकृतियों के विकास में विषमताएं और जटिलताएं होना स्वाभाविक है। हम इनकी भूदृश्य पे जो स्थल आकृतियाँ दिखाई देती हैं उनमें हम साधारण भूदृश्य, मिश्रित भूदृश्य, एक चक्रीय भूदृश्य, बहुचक्रीय भूदृश्य, अनावृत या पुनर्जीवित भूदृश्य के रूप में हम इनके विभक्त करते हैं। और इसके अलावा जो अन्य संकल्पनाएं हैं उनमें ये माना जाता है
कि विभिन्न भू आकृति के प्रक्रमों के बदलते हुए महत्व को समझने के लिए विश्व की जलवायु का मूल्यांकन करना आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भू आकृतिक प्रक्रमों की सक्रियता को जलवायु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करती है। ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान भू आकार इन्हीं परिवर्तनों की देन है। प्रत्यक्षतः प्रभाव में हम वर्षा की मात्रा, तापमान, दैनिक तापमांतर, पाला, वायु वेग तथा ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन आदि से संबंधित तथा अप्रत्यक्ष रूप प्रभाव में वनस्पति के प्रभाव, प्रकार और आवरण की मात्रा के रूप में लेते हैं। स्थल आकृतियों के विकास में जलवायु की भूमिका को देखते हुए जलवायु भू आकृति का विकास हुआ है और आकृतिक जलवायु प्रणाली की संकल्पना का अभ्युदय हुआ है। चट्टानों के विखंडन, गुरुत्वाकर्षण के क्रियान्वित होने की विधि, विभिन्न प्रक्रमों के रूप तथा तीव्रता सभी की को ये प्रणालियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती हैं। इसलिए कहा गया है कि विश्व की जलवायु दशाओं के अनुसार विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रम कार्यरत होते हैं। यही नहीं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने भू आकृतियों के विकास के संबंध में हमारी विचारधाराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, क्योंकि ये एक व्यापक संकल्पना है। इसका विकास 1960 के बाद हुआ। यह संकल्पना हैरी हेस के सागर नितल प्रसरण सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से समुद्र तल का प्रसार, महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी का भौगोलिक वितरण, महासागरीय तल की भू आकृतियाँ तथा पर्वतों की उत्पत्ति आदि सिद्धांतों का संश्लेषित रूप में परिष्कृत व्याख्या की जा सकती है। यह एक भूमंडलीय गति की सिद्धांत है, जिसमें स्थलमंडल को विभिन्न आकार की प्लेटों की एक श्रृंखला के रूप में निर्मित होना माना गया है। ये प्लेटें विभिन्न दशाओं में संचलन करती हैं। इन प्लेटों के किनारे भूगर्भिक क्रिया के प्रमुख स्थान हैं तथा लगभग सभी भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिक क्रियाएं प्लेटों के सीमांतों के निकट केंद्रित हैं, अर्थात भू आकृतियाँ और प्लेट सीमांतों में कुछ न कुछ सार्थक सहसंबंध है। परंतु आज भी प्लेटों के निर्माण और इनके स्थानांतरण की क्रियाविधि के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि आज भी कई भू आकृतियाँ एवं पर्वत हैं जिनका प्लेट विवर्तनिक से कोई स्पष्ट संबंध प्रतीत नहीं होता। प्लेट विवर्तनिक का ये नवीन सिद्धांत है और भू आकृतियों के विश्लेषण के संदर्भ में इसकी पूर्ण सार्थकता को समझने के लिए अभी अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता है। तथापि इस संकल्पना ने भू आकृतियों के विश्लेषण और विकास में एक नवीन एवं महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया है और भू आकृतिक विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। भू आकृतिक संकल्पना के बाद अगला व्याख्यान व्यावहारिक भू आकृति विज्ञान पर होगा।